हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। तो आज वेक्टर पार्ट 8th। अब तक आपने थ्योरी वेक्टर की जितनी पढ़नी चाहिए थी आपने पढ़ ली है। जितना भी वेक्टर में जितना थ्योरी का पार्ट था वो 7 पार्ट में कंप्लीट आ गया है और हमने थोड़े बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं। अब हम बात करते हैं वेक्टर के पार्ट नंबर 8 में, जहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन को लेके क्वेश्चंस करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, डॉट और क्रॉस जो प्रोडक्ट है उसके बारे में उसके क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद में हम लोग कुछ वेक्टर के छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे। यानी कि एक ये पार्ट नंबर 8 और एक और पार्ट नंबर 9 जो है, ये दोनों आपके पार्ट जो है वो कंप्लीटली क्वेश्चंस पे डिपेंड करेंगे। इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा और वेक्टर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन में एक पढ़ा डॉट प्रोडक्ट और एक पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट। और हमने बताया था कि डॉट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, इसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। अगर बात करें डॉट प्रोडक्ट की तो क्या आया था, ए बी कोस थीटा ए डॉट बी का। और इसकी बात करें तो क्या आया था, ए क्रॉस बी आया था अपना ए बी साइन थीटा एन कैप। इसमें किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं आती है, जबकि इसमें डायरेक्शन आती है। इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। कैसे, ए डॉट बी कर दिया डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ऐसे आता था। लेकिन इसमें अपने को मैट्रिक्स यूज करनी थी। मैट्रिक्स कैसे यूज करते थे, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई और बी जेड। अब इस मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते थे तो उसको भी देख लेते हैं। मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आई लिखते थे, फिर इधर का और इधर का माइनस इधर, यानी कि ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, फिर माइनस जे आता था माइनस जे, फिर जे वाली को छोड़ दो, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, और फिर प्लस में के कैप आता था, के वाली को छोड़ दो, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व करते थे। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं उठाता हूं आज। सबसे पहले तो बता दूं कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका ए क्रॉस बी और ए डॉट बी निकालना है। इफ ए इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप और बी वेक्टर इक्वल टू है आपका 2i माइनस जे प्लस 2k। तो कुछ इस तरीके से आपका वेक्टर है। तो एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड ए डॉट बी और ए क्रॉस बी जो है वो आपको निकालना है। एक बार जरूर आप वीडियो को आप पॉज करिए और एक बार आप स्वयं जो है वो अपनी कॉपी में आंसर लिखिए और कमेंट बॉक्स में आप इसको आंसर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए डॉट बी। अच्छा, ए डॉट बी क्या होता था, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन, आई का आई से, जे का जे से और के का के से। आई का जे से करोगे 0 आ जाएगा, आई का के से करोगे 0 आ जाएगा, जे का के से करोगे 0 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आई इंटू 2i क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2i इंटू जे 2 4 इंटू 2 8। क्या आंसर आया 12। ए डॉट बी सिंपल सा, कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है इसका 12। ए क्रॉस बी निकालते हैं। अच्छा, ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको पता है कि आई जे के ऐसे मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। फिर पहले का 1 माइनस 2 4, 1 माइनस 2 और 4, 2 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 2। अब इसको लिखेंगे आई वाली टर्म को भूल जाओ, -2 × 2 माइनस का 4
फिर माइनस लगाना है, -1 इंटू 4 -4, ये -4 आ गया, माइनस जे। अब जे के टाइम पे हमें स्वयं माइनस लगाना है। अब इस वाली को, बीच वाली को भूल जाओ, 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 4 8 प्लस के। अब के वाली को भूल जाओ, तो के वाली को अगर भूलोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू -1 -1, माइनस तो लगाना ही है, 2 इंटू -2 -2। चलो अब देखो क्या आंसर आता है इसका। देखो क्या आया है, आई की जगह पे -4 और माइनस माइनस +4 यानी कि 0। -4 देखो इधर आई, ये -4 की जगह -4, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +4, माइनस का जे, जे में देखिए 2 - 8 -6 प्लस के में क्या आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि -1 और माइनस माइनस +2। ये तो हो गया भैया 0, आई का तो टर्म बचा नहीं। जे वाले में माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, यानी कि 6 जे कैप, और यहाँ पे -1 + 2 + 1 हो गया तो के कैप। ये आ जाएगा A क्रॉस B आपका। बहुत सिंपल है। अगर A डॉट B निकल आता तो कितना आया था, 12, जिसकी डायरेक्शन नहीं थी, और यहाँ पे ये जो है डायरेक्शन है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अब एक चीज आपको और बताता हूं मैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेक्टर क्या है, एंगल क्या है। और जैसे मैंने बोला कि ये वेक्टर ऐसे और दूसरा वेक्टर ऐसे है, और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये थीटा निकालते हैं, ऐसे थीटा निकालते हैं। ये एंगल हमने ए वेक्टर ए माना और ये बी वेक्टर माना, और ये थीटा जो ए के बीच, ए और बी के बीच का है। अब अगर मान लो एक और यहाँ से सी वेक्टर ऐसे जा रहा है और ये थीटा 1 है, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, ये ए वेक्टर मान लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच थीटा एंगल होगा। ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा 1 होगा। बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा प्लस थीटा 1, थीटा प्लस थीटा 1। अगर रिजल्टेंट की बात करें ऐसे, अगर रिजल्टेंट ये वाला बनाए तो ये होता है ए प्लस बी वेक्टर। अगर ये वाले रिजल्टेंट की बात करें तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर इस रिजल्टेंट की बात करें तो एक बार निकाल के देखो कैसे आएगा। तो ये जो आर वेक्टर होगा वो क्या होगा, सी वेक्टर। बी वेक्टर देखो यहां से स्टार्ट करो, बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर सी वेक्टर के बराबर होगा। तो कुछ इस तरीके से इसको डिनोटेड करते हैं। अब बात करते हैं आगे। जैसे कि मान लो हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अगर मान लो मेरा वेक्टर ये है, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर मान लो, या ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर मान लो। अच्छा ये वेक्टर है और ये जो अल्फा कोण है, ये जो बीटा कोण है, ये कौन से कोण है। अच्छा अल्फा और बीटा को कैसे लिखेंगे, तो जो अल्फा एंगल है वो वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ में, वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ में, बीटा एंगल जो है वो वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ में एंगल है। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना आप लोग कि वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ में एंगल है वो बीटा, वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो अल्फा है। तो ये चीजें अल्फा और बीटा आता है अगर अपन 2D पढ़ते हैं, 2D रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर हम 3D रिप्रेजेंटेशन पढ़े तो, अच्छा 3D में एक और एंगल आ जाता है गामा एंगल। चलो ये ऐसे करके ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस। अच्छा अब वेक्टर किधर होगा,
अब वेक्टर ऐसे कुछ होगा, इसको जस्ट नोटिस करो। जैसे कि मैंने लिखा कि ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 2k कैप। इसका मतलब क्या हुआ, अब वेक्टर 2D में नहीं है, अब वेक्टर 2D में नहीं है। अच्छा एक बार सभी लोग ट्राई करो इसको, इस वेक्टर को 3D में एज्यूम करने का एक बार ट्राई करो सब लोग। कैसे इसको हम लोग नोटिस करेंगे, एक बार सब लोग ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो इसको कैसे, जैसे कि 2i लिखा है, मान लीजिए ये a1 है, a1 वेक्टर, ये a2 वेक्टर और ये a3 वेक्टर है। ऐसे वेक्टर 3 मान लेते हैं। पहला वेक्टर a1 जो है वो 2 है, 2i यहां तक होगा, 2j यहां तक होगा और 2k यहां तक होगा। तीनों वेक्टर को बना दिया। अब तीनों वेक्टर जो छोटे छोटे उनके कंपोनेंट को मिक्स करके एक वेक्टर बनाना है। अब वो वेक्टर कैसे बनाएंगे, तो एज्यूम करते हैं। सबसे पहला यहाँ से ये a1 गए, अब इसको ऐड करना है, ऐड करना है तो इसके हेड से टेल जुड़ना चाहिए। यहाँ से y स्टार्ट किया, ठीक है, ये हो गया a1 वेक्टर, ये हो गया a2 वेक्टर, a3 वेक्टर। z डायरेक्शन, z डायरेक्शन किधर है, z डायरेक्शन हमने ऐसे 2D में बनाया है, जबकि z डायरेक्शन ये बाहर वाली डायरेक्शन है, बाहर की तरफ डायरेक्शन, यानी कि ये a1 a2 और a3 बाहर आ जाएगा। ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना बाहर का, ये हो जाएगा इसका हेड। तो कुछ ऐसे करके हम बना लें बाहर की साइड में। मान लो कि हम इसको किस साइड बनाएं, कुछ ऐसे करके बना लें, बाहर की साइड में आ रहा है, बाहर की साइड में ये a3 वेक्टर है। रिजल्टेंट किधर होगा, तो रिजल्टेंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं ये a1 फिर ऊपर गया a2 फिर यहाँ से ऐसे गया, तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये इस पॉइंट से ये वाला, ये वेक्टर है, ये वेक्टर इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। तो z डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ डायरेक्शन है। अब एंगल कैसे नोटिस करेंगे, तो मान लो कि ये इधर से बाहर है और यहाँ से ऐसे मेरा वेक्टर जा रहा है, ऐसे वेक्टर है। अब जो अल्फा एंगल होगा वो इस x डायरेक्शन का है, इसके साथ में ये वाला एंगल है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसके साथ में ये वाला एंगल है। बीटा y एक्सिस का इसके साथ में ये वाला एंगल, और गामा ये वाला एंगल है। मान लो ये z डायरेक्शन है, ये बाहर की तरफ, तो ये वाला एंगल इसके बीच में जो बन रहा है वो गामा है। तो इस तरीके से अब इसको हम लोग 2D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग मानते हैं कि कोई ये ए वेक्टर है हमारा, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये वाला जो एंगल है ना ये हो जाएगा गामा। ऐसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3D बोलते हैं इसको, 3D रिप्रेजेंटेशन। अच्छा इसमें ये तो आप बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक और फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला ये होता है कि आपका कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज 1। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फायर कर दो, फायर फायर फायर, आग आग आग, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो एक और फॉर्मूला बताता हूँ। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होता है। बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, सर कोस था 1, साइन ये कैसे आया। कभी कभी क्या होता है कि जो फैकल्टीज होती है, टीचर होते हैं, वो ये बता देते हैं और ये लिखा के छोड़ देते हैं कि आपको ये पढ़ना है, बस ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। नहीं, सिर्फ ये याद रखना है, ये वाला याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। कैसे मैं बताता हूँ, इसी को ले आओ, कोस स्क्वायर अल्फा। एक चीज़ आपको साइंस में मैथ्स में ध्यान होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी कि कोस को क्या लिखेंगे, अगर सिर्फ कोस स्क्वायर लिखा तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है कि नहीं। चलो लिख लेते हैं। तो कोस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1।
1113 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इस पूरी टर्म को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, इधर बचेगा 2 और बाकी वाली ये पूरी टर्म यहाँ पे नीचे बच जाएगी। यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली इसको कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल सा मैथ्स का फॉर्मूला लगता है और कुछ भी नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे करके इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल 30 डिग्री और यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक रखा है। वेक्टर की जरूरत कहाँ पड़ती है, मैंने बताया मैथ्स में हम लोग यूज करते हैं वेक्टर, लेकिन फिजिक्स में हमारे को वेक्टर की कहाँ जरूरत पड़ी, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, इसके एंगल को निकालने के लिए फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, वेलोसिटी लगेगी, और ये सारी चीज़ें जो है वेक्टर फॉर्म में होती है। इनके कंपोनेंट्स निकालने पड़ते हैं और कंपोनेंट निकालने के लिए हमको वेक्टर की ज़रूरत रहती है। चलो इस क्वेश्चन में देखो, ये 2 kg का एक ब्लॉक है और हम अभी मानते हैं कि इसमें किसी प्रकार का फ्रैक्शन नहीं है, नो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन थोड़ा सा अलग चैप्टर है, तो अभी के लिए मानते हैं नो फ्रैक्शन, इनके बीच में किसी प्रकार का कोई फ्रैक्शन नहीं है, स्मूथली ये रन कर सकता है। अच्छा, इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो फोर्स के लिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना जब, तो उसमें जितने भी फोर्सेस होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखो कि इसमें कौन से फोर्स लगने वाले। एक तो इस सरफेस की वजह से नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, और एक इस पॉइंट का नीचे की तरफ mg लगता है। ऐसे मत लगाना, ये mg नीचे लगता है, बिल्कुल स्ट्रेट में नीचे। अच्छा, अभी के लिए नॉर्मल को भी तुम लोग भूल जाओ कि नॉर्मल, चलो छोड़ो, नॉर्मल अभी नहीं करना, ये वाला नॉर्मल हमें नहीं करना है। तो क्या हो गया, इसके मिड पॉइंट से एक नीचे की तरफ mg लगेगा। अच्छा, ये mg लग रहा है लेकिन ये एंगल से नीचे आ रही है, ये जो 2 kg का मास है ना, ये कुछ एंगल से नीचे आ रहा होता है, ऐसा तो है नहीं कि ये स्ट्रेटली नीचे आ रहा, नहीं आ रहा है। तो इस mg के हमें कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, और कंपोनेंट निकालने के लिए हम वेक्टर पढ़ते हैं। ये mg क्या है, फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल की वजह से लगने वाला फोर्स जो है वो है mg, m इंटू जी, जी एक्सेलरेशन, g की वैल्यू होती है 9.8 और जनरली हम g 10 लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब आप आगे पढ़ोगे, न्यूटन लॉ में सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस ये देखो कि mg के कंपोनेंट कैसे निकालने। अब सीधा सा एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। mg ऐसे लग रहा है, इंक्लाइंड कुछ ऐसे है, तो एक इसका इधर साइड निकालना है, एक इसका इधर साइड निकालना है। ये वाला जो फोर्स है इसका कोई काम नहीं है, फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, इसको थोड़ी नीचे खींच रहा है, ये रोक के रखा है, वो नॉर्मल में आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो फोर्स है इसको लगातार खींच के नीचे की तरफ ला रहा है। अच्छा, ये फोर्स कितना है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका एंगल कितना है। अब एंगल कैसे निकालोगे, तो ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। जब ये 60 होगा तो ये 90 हो रहा है, तो ये 30 हो जाएगा। यानी कि mg का ये वाला होगा mg cos 30, ये वाला होगा mg sin 30, sin 30 निकाल लो, sin 30 की वैल्यू निकाल लो, बस 1/2, यानी कि mg/2 जो है वो अपना नीचे की तरफ 30 डिग्री पे एंगल पे लगेगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं वेक्टर का यूज करके। तो हमें कंपोनेंट निकालने आने चाहिए। तो कंपोनेंट अगर किसी का निकालना है, मान लीजिए आपको एक फोर्स दिया है ऐसे F, फोर्स एक वेक्टर है, ये इसकी सरफेस है, ये मान लो कोई ब्लॉक है जो सरफेस पे चलना चाह रहा है। अब क्या होगा, इस रस्सी लगी, इस मान लो ये रस्सी है, इसको इस तरफ खींचा जा रहा है, एंगल मान लो 30 डिग्री। तो आपको हमेशा कंपोनेंट के लिए मैं दो ही चीज बताऊंगा कि जो लाइन और सरफेस दोनों मिलके जो एंगल बना रहे हैं, तो ये वाली जो लाइन है, मान लीजिए कि ये फोर्स लग रहा है, एक ये लाइन है, तो जो लाइनें दोनों मिलके एंगल बना रहे हैं, एंगल का क्रिएट कर रहे हैं, एंगल को क्रिएट कर रहे हैं,
तो वो वाला जो कंपोनेंट है ये कोस होगा, एफ कोस थीटा। और एक ऐसी लाइन जो एंगल बनाने में हेल्प नहीं कर रही है, एंगल बनाने में सिर्फ ये दो लाइन हेल्प कर रही है, ये वाली लाइन एंगल बनाने में हेल्प नहीं कर रही है, यानी कि ये एफ साइन थीटा होगा। तो इस तरफ आ जाएगा एफ कोस 30 और ऊपर की तरफ आ जाएगा एफ साइन 30। अब आप जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ोगे तो हम पढ़ेंगे कि फोर्स चाहे कितना भी लगे, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क डन जीरो होता है। तो ये चीजें हम अपने चैप्टर वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसलिए हम लोग वेक्टर्स का यूज करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करो। इफ क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। निकालिए कितना आता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको अगर वेक्टर को समझना है तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। फिर जो भी क्वेश्चन आपको लिखा जाए वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को खुद एक बार ट्राई करिए। खुद ट्राई करोगे तो बाद में जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि मेरी कहाँ मिस्टेक्स हो रही है और मेरे को क्या चीज़ें जो है वो रिमेंबर करनी चाहिए। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके इसको सॉल्व करिए और फिर आप आंसर देखिए। चलो ए डॉट बी अगर हम पढ़ते हैं तो ए डॉट बी क्या होता था, ए डॉट बी होता था ए बी कोस थीटा, है कि नहीं। और ए क्रॉस बी क्या होता था, ए बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन इसने कहा सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन नहीं लेना है। अच्छा इसमें मैग्नीट्यूड क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन होती नहीं है। इसमें मैग्नीट्यूड लगाया क्योंकि इसमें बोला कि डायरेक्शन नहीं लेनी है। ये हो गया। ए बी से ए बी काट लो, कोस थीटा को इधर नीचे ले जाओ तो 1 = tan थीटा, ठीक। tan थीटा = 1, थीटा = tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 की। तो यहां से जो एंगल है वो 45 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आंसर है करेक्ट। अगर ए डॉट बी का ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। जल्दी से लिख लो इसको एक बार सब लोग लिख लो। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो हो गया। चलो अगला एक क्वेश्चन आता है, स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए सब लोग क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 3i + 4j along i + j। यानी कि मान लो कि ए वेक्टर हमारा है वो 3i + 4j है और बी वेक्टर है वो i + j है। तो हमको कंपोनेंट निकालना है इसका along with this, ए का कंपोनेंट बी के along निकालना है। तो एक बार पोज करके खुद निकालिए, ट्राई करिए कैसे निकलता है। तो बेसिकली इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब भी हमें ए का बी के along में कंपोनेंट निकालना होता है तो उसका डायरेक्टली निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर नहीं लगा इसका मतलब बी का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे, तो ए वेक्टर क्या है 3i + 4j डॉट i + j डिवाइडेड बाई बी वेक्टर। अच्छा बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक बार आप लोग बी का मैग्नीट्यूड निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताइए कितना आ रहा है बी का वेक्टर, बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √1² + 1² यानी कि √2। तो यहाँ से √2 लिख दिया। अच्छा इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 3i × i 3 + 4j × j 4 अपॉन √2 यानी कि 7 अपॉन √2 जो है वो इसका कंपोनेंट का आंसर आ जाएगा। कंपोनेंट ए वेक्टर का along with बी वेक्टर। चलो इसको उतारिए। उतार लिया सभी ने।
चलो अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना है, ए वेक्टर इक्वल टू 3i 4j 3i + 4j एंड बी वेक्टर इक्वल टू 12i + 5j। ए और बी के बीच का एंगल निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे? अब देखो, इसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वहां पे डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन आएगी तो फिर हम वेक्टर निकालेंगे, फिर हम उसका थीटा सही से निकाल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से वे में डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ए डॉट बी निकालो। अच्छा, सभी लोग ए डॉट बी निकाल लो अपनी कॉपी में, एक बार क्वेश्चन को पोज कर लो और क्वेश्चन उतार के इसका आंसर एक बार खुद ट्राई करो। यहाँ से मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा आ जाएगा। अब थीटा निकालना है, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से निकालते हैं। अच्छा, कोस थीटा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ए वेक्टर बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आई का आई से क्या हो जाएगा, 12 × 3 36 प्लस 5 × 4 20 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ए का, तो क्या हो जाएगा अंडर का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और बी का अंडर का 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा 56 अपॉन √9 + 16 √144 + 25। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 56 अपॉन अंडर का 25 और अंडर का 169। जब इसको अंडर हटाओगे तो यहाँ से आ जाएगा 56 अपॉन 25 का अंडर बाहर 5 आ जाएगा इंटू 16 का 13 आ जाएगा। तो ये कुछ आंसर आ जाएगा इसका कोस थीटा। और थीटा निकालना है तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 56 अपॉन 5 इंटू 13, ऐसा आ जाएगा। या फिर इसको 65 भी तुम लिख सकते हो डायरेक्ट, 56 अपॉन 65 कोस इनवर्स। तो ये इसका कुछ जो है वो आंसर आ जाएगा। सभी लोग नोट कर लो इस क्वेश्चन को, कर लिया सभी ने? तो आज के लिए इतना बहुत है। आज के लिए हम लोग पार्ट नंबर 8 में कुछ थ्योरी पढ़ी कोऑर्डिनेट्स को लेकर, 2D 3D को, और न्यूमेरिकल्स किए मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डॉट मल्टीप्लिकेशन, उसमें थीटा कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, वो सब हमने आज देखा। तो नेक्स्ट हमारा जो है वेक्टर का लास्ट पार्ट होगा 9th नंबर, वो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। उसमें हम लोग सारे जितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं वेक्टर में, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले और कल वेक्टर का दी एंड करने वाले। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो फिलहाल के लिए आपका वेक्टर बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुका है, उसके सारी थ्योरी आ चुकी है, क्वेश्चंस भी मैंने करवा लिया है और क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। लगातार मैं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली वीडियो को देखिए और एक बार में वेक्टर ख़त्म करिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक एक पॉइंट का ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू, खुश रहो।